गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुनील कुमार, लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इसके पहले वाले जो लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे बाबू, हम लोग बता रहे थे आपको, मैंने आपको बताया था कि जो आपका लैटरल विंड प्रेशर होता है यूनिफॉर्म सेक्शन के लिए, तो मैंने दो केस बताया है आपको। एक हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए बताया है और एक हॉलो स्क्वायर सेक्शन के लिए बताया है। ठीक है, तो हॉलो अगर आप सीख गए हैं तो सॉलिड का आप आसानी से एस्टिमेट कर सकते हैं, आसानी से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें से एक जो साइड है वो सिर्फ आपका माइनस हो जाएगा। खैर, वो आप लोग समझ रहे होंगे। आप आई होप आपके पास वो वीडियो चला गया होगा, आप लोग देख भी लिए होंगे, समझ भी गए होंगे। अगर आपको किसी तरह का कोई परेशानी होता है तो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों का सवाल भी आ रहा है। अगर जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर आपको प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो आप मेरे को सेंड करिए। जो नहीं बन रहा है वो, ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी नॉर्मल प्रॉब्लम सेंड कर दिए सर को और सर से पूछना शुरू कर दिए। कहीं कोई डाउट होता है तब आप हमको सेंड करें उस चीज़ को। मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉब्लम को बनाइए। और आपके सिलेबस में जो पढ़ना है यूनिफॉर्म सेक्शंस के बारे में पढ़ना है, टैपर सेक्शन के बारे में नहीं पढ़ना है। तो देखिए, अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे ये है आपका सिलेंड्रिकल चिमनी। ठीक है, सिलेंड्रिकल चिमनी कहने का मतलब आपका ये हुआ कि वैसा चिमनी जिसका आपका जो क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन आपका क्या है, सर्कुलर एज लाइक दिस, और ये कंप्लीट आपका यूनिफॉर्म है। ठीक है, अगर इस तरीके से हम बात करें तो ये कंप्लीट आपका यूनिफॉर्म है। ये आपका क्या है, ये सर्कुलर सेक्शन है। ठीक है, तो इधर जस्ट ऐसा ही है। ये जो बाहर का डायमीटर है ये कुछ और डायमीटर होगा, अंदर का डायमीटर कुछ और होगा, और ये भी आपका हॉलो ही है। अब यहाँ से सामने से देखिए, जाहिर सी बात है कि ये जो होगा ये आपका फ्रंट व्यू होगा। जब आप इसको सामने से देखेंगे फ्रंट व्यू होगा, और इसको जब आप ऊपर से देखेंगे तो ये आपको क्रॉस सेक्शन दिखेगा, जो आपका ये क्या होगा, टॉप व्यू होगा, जिसको आई थिंक आप लोग प्लान एलिवेशन कहते हैं। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं कि क्या है नहीं है। अब देखो, जब हम इसको कंसीडर करके चल रहे हैं तो ये आपका एक सर्कुलर सेक्शन है, और सर्कुलर सेक्शन का क्रॉस सेक्शन मैंने आपको इस तरीके से इंडिकेट किया है। और फिर से वही बात है कि जो बाहर वाला सेक्शन है उसका डायमीटर आपका कैपिटल डी है, और जो अंदर वाला सेक्शन है उसका डायमीटर आपका स्मॉल डी है। ठीक है, बाहर वाले को मैंने कैपिटल डी से लिखा है, ठीक है, अंदर वाले को स्मॉल डी से लिखा है। और इसके साइड पे, ठीक है, जो लैटरल साइड है, प्रेशर आपका इधर से भी लग सकता है, प्रेशर आपका इधर से भी लग सकता है। ठीक है, तो आपका जो लैटरल साइड है, इस लैटरल साइड पे जो प्रेशर वर्क कर रहा है, ये प्रेशर आपका क्या है, पी डब्ल्यू। पी कहने का मतलब हुआ प्रेशर और डब्ल्यू कहने का मतलब क्या हुआ, वॉल। ठीक है, और इसके जो सेंटर पे जो फोर्स लग रहा है प्रेशर के कारण, जो टोटल फोर्स मैंने आपको बताया था कि अगर आपका यूनिफॉर्म सेक्शन होगा तो उस यूनिफॉर्म सेक्शन में जो टोटल का टोटल प्रेशर फोर्स एग्जर्ट करेगा वो हम कहाँ चल लगता है, वो आपको किसी भी बॉडी के सेंटर के ऊपर लगता है। ठीक है, तो ये किसी भी बॉडी के सेंटर के ऊपर आपका लगता है। तो सेंटर के ऊपर जो प्रेशर फोर्स लग रहा है, ये प्रेशर फोर्स आपका क्या है, एफ डब्ल्यू है। तो ये पूरी की पूरी चीज़ को हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे एक बार। तो अब थोड़ा कंसीडर करना है कि है क्या ये पूरा का पूरा चीज़। तो हम फिर यहाँ पे वही चीज़ निकालेंगे, एक बार सिग्मा डी निकालेंगे और एक बार सिग्मा बी निकालेंगे। तो सिग्मा डी निकालने के बाद फिर एक बार हम लोग सिग्मा मैक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर हम लोग सिग्मा मीन का वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये तो आपका सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी हो जाएगा एज यूजुअल, और ये आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा डी माइनस सिग्मा बी हो जाएगा। खैर एनीवे, अब हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को कंसीडर करते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जो डायरेक्ट स्ट्रेस होगा, एज वी नो दैट, बहुत ही सिंपल है, एज वी नो दैट, जो डायरेक्ट स्ट्रेस इस बॉडी के ऊपर लगेगा सिग्मा डी। सिग्मा डी इज इक्वल टू कहने का मतलब आपका क्या हो गया, पी बाई ए, है ना। और पी आपका कैसा लोड है, कॉम्प्रेसिव लोड है, और ए आपका क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है, वेयर 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 पी बराबर कॉम्प्रेसिव लोड, हम इस कॉम्प्रेसिव लोड को कंसीडर करके चल रहे हैं, कॉम्प्रेसिव लोड ड्यू टू सेल्फ वेट, सेल्फ वेट, है ना। और यहाँ पे ए जो है, ए क्या है आपका, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। दिस मीन्स कि आपका ये हो गया क्या, ये हो गया, हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये पाई बाई 4 हो जाएगा, और डी का डी स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो इस सेल्फ वेट के कारण जो कंप्रेसिव लोड है, तो कंप्रेसिव लोड का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। तो कंप्रेसिव लोड का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, P
और ये हो जाएगा W, जिसको हम लोग क्या बोले थे, वेट डेंसिटी बोले थे, और ये A हो जाएगा और इनटू क्या हो जाएगा L, या इसी को हम लोग L के बदले H भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा W इंटू A इंटू H, हाइट हो गया आपका। तो यहाँ पे जो आपका है वेयर, फिर से यहाँ पे आप कंसीडर करके चलिए, यहाँ लिखवाया है मैंने, ये आपका क्या है, वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी है, ठीक है। ए आपको पता है, ए आपका क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और एल बराबर एच बराबर ये क्या है, लेंथ ऑब्लिक हाइट, ये लेंथ और हाइट है ना। तो ये अब आपका कैलकुलेट हो गया। तो हम अब लोग क्या कैलकुलेट करेंगे बाबू, अब हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं किस चीज़ को, हम अब लोग कैलकुलेट करेंगे सिग्मा बी को, ठीक है। तो सिग्मा बी मीन्स बेंडिंग स्ट्रेस बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू वाई बाई आई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको ये डिस्कस कराया था कि m इंटू वाई बाई आई, तो m बाई ये क्या हो जाएगा, z हम लोग लिख सकते हैं, और ये सिग्मा b मीन्स ये m बाई, हम लोग यहाँ पे z वाई वाई लिखेंगे। क्यों z वाई वाई लिखेंगे, कारण कि ये जो विंड प्रेशर है ये इसके ऊपर, ये y एक्सिस के ऊपर लग रहा है, तो y एक्सिस के ऊपर लग रहा है दोस्त, तो हम लोग यहाँ से z वाई वाई का वैल्यू निकालेंगे। तो z वाई वाई बराबर क्या हो जाएगा, आई वाई वाई बाई वाई हो जाएगा। तो ये z वाई वाई बराबर z इन सेक्शन मॉडुलस हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये पाई बाई 64 मॉडुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया d के पावर 4 माइनस ये क्या होता है, d के पावर 4 बटा ये कितना हो जाएगा, कैपिटल D बटा 2 होगा ना, ये इसको इंटरसेक्ट किया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका z वाई वाई इज इक्वल टू पाई बाई 32 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, d का पावर 4 माइनस d का पावर 4 बाई d हो जाएगा। तो ये आपका z वाई वाई निकल के आ गया, यहाँ पे z वाई वाई निकल के आ गया। चलो, तो जब ये z वाई वाई निकल के आ गया, तो हम लोग निकालेंगे क्या, हम लोग अब निकालेंगे फोर्स का वैल्यू, ठीक है। ये Fw का वैल्यू निकालेंगे, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। ये आप लोग इतना नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, देखिए, अब आपके पास क्या है, Fw मतलब क्या, विंड फोर्स। तो ये विंड फोर्स को मैंने क्या लिखा है, Fw के बराबर लिखा है ना। और यहाँ पे देखिएगा, एक टर्म आएगा कॉफिशिएंट ऑफ, ये सब के लिए होगा, कॉफिशिएंट ऑफ विंड रेसिस्टेंस इनटू प्रेशर फोर्स इनटू प्रोजेक्टेड एरिया। ये जो कॉफिशिएंट ऑफ विंड रेसिस्टेंस मैंने कंसीडर किया है, तो कहने का मतलब आपका यह हुआ कि विंड के कारण कोई भी बॉडी अगर किसी विंड में या कोई भी खुले वातावरण में मूव कर रहा है, और विंड के कारण उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो रेसिस्टेंस डेवलप होता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, विंड रेसिस्टेंस बोलेंगे, जो कि बेसिकली नॉर्मल चीज़ में इसको हम लोग नेगलेक्ट करके चलेंगे। लेकिन अगर यही हम कंसीडर करेंगे कि कोई भी हाईली मूविंग बॉडी है, कोई भी हाई स्पीड से कोई भी बॉडी मूव कर रहा हो, तो वहाँ पे ये चीज़ कंसिडरेबल होगा। जैसे कहने का मतलब हुआ कि अगर आपका एरोप्लेन है, तो एरोप्लेन का जो स्पीड होता है काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, विंड के रेसिस्टेंस को कंसीडर करके चलते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर कोई मूविंग बॉडी है, ठीक है, जैसे हम आदमी मूव कर रहा है या कोई छोटा मोटा व्हीकल मूव कर रहा है, ठीक है, जिसका स्पीड बहुत ही कम होता है, मतलब नॉर्मल स्पीड होता है, मॉडरेट स्पीड होता है, तो वहाँ पे हम लोग ये विंड कॉफिशिएंट ऑफ विंड रेसिस्टेंस है उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये बातें आती हैं कि कॉफिशिएंट ऑफ विंड रेसिस्टेंस जो होता है, हम सर्कुलर सेक्शन अगर कंसीडर करके चलेंगे तो सर्कुलर सेक्शन में ये होगा। लेकिन वही अगर फ्लैट सेक्शन आपका हो जाएगा, जैसे कहने का मतलब मैंने आपको बताया कि स्क्वायर सेक्शन होगा या आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन होगा, तो इन सारे सेक्शंस में हम कंसीडर करके नहीं चलेंगे। या सिंपल से कहने का मतलब हुआ कि अगर टैपर्ड सेक्शन है, इंक्लाइंड सेक्शन है, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग ये कॉफिशिएंट ऑफ विंड रेसिस्टेंस को कंसीडर करके चलेंगे। लेकिन अगर आपका फ्लैट सरफेस हुआ, मतलब कहने का हुआ कि उस सरफेस के ऊपर
जो फ्लैट सरफेस के ऊपर फोर्स लग रहा है, जो आपका एयर के कारण फोर्स लग रहा है, और वो पूरा का पूरा उसका जो क्रॉस सेक्शन होना चाहिए वो कम्प्लीटली आपका फ्लैट होना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग इन सारी चीज़ों को कंसीडर करके नहीं चलेंगे। लेकिन अगर आपका सर्कुलर सेक्शन होगा तो सर्कुलर सेक्शन में हम विंड रेसिस्टेंस को कंसीडर करेंगे, जो कि सर्कुलर सेक्शंस के लिए ये जो सी का वैल्यू होता है 2/3 होता है। ये फिक्स एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, मैंने कोई अपने खुद से नहीं बता रहा हूँ मैं, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तो यहाँ पे C जो है हम लोग इसको C से लिखेंगे, और C का जो जनरल वैल्यू हम लोग कंसीडर करेंगे तो वो मैंने आपको भी बताया कि सर्कुलर सेक्शंस के लिए 2/3 होता है। ठीक है, तो कुछ कुछ चीज़ें जो है वो मैं आपको नोट में लिख के बता दूंगा, वहाँ पे आपको वो न्यूमेरिकल में हेल्पफुल होगा। और ये C आप समझ रहे हैं कि C क्या है, विंड रेसिस्टेंस, नाम से क्लियर है, वहाँ नाम से क्लियर है। ठीक है, हवा के कारण जो रेसिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर डेवलप होगा दैट विल बी नोन एज क्या, विंड रेसिस्टेंस। चलिए तो आगे यहाँ से बढ़ेंगे, तो ये हम FW यहाँ पे निकाल लें, तो FW ये क्या हो जाएगा, FW इज इक्वल टू दोस्त हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे C इंटू, ये C हो गया, और ये विंड प्रेशर फोर्स, विंड प्रेशर इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। तो प्रोजेक्टेड एरिया फिर से सर्कुलर सेक्शन, अब सर्कुलर सेक्शन आ गया है, फिर से वही इमेज याद रखो दिमाग में, जो आपका रेक्टेंगुलर सरफेस था तो उसका D इंटू H किए थे, अब फिर से इसका क्या हो जाएगा, D इंटू H हो जाएगा। ठीक है, ये देखो ये ऐसे, ठीक है, तो ये डायमीटर, ये लेंथ हुआ, लेंथ जो है ये डायमीटर की तरह दिखेगा। ठीक है, तो ये लेंथ, ठीक है, जो आज आपका कैसा दिखेगा, मतलब जो डायमीटर होगा वो आपका डेप्थ की तरह बिहेव करेगा। तो ये जो है D और ये कंप्लीट आपका क्या, H, जो हमने बुक के हेल्प से आपको बताया था रेक्टेंगुलर सरफेस के लिए, सेम वही चीज़ यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा, D इंटू H हो जाएगा, है ना। तो ये आपका निकल के आ जाएगा, ये FW इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, यहाँ पे हम लिख देते हैं C, और ये PW इंटू D इंटू H। तो ये आपका निकल के आया क्या, ये आपका टोटल फोर्स जो होगा ऑब्जेक्ट के ऊपर जो लग रहा है वो होगा, जो C होता है, C का वैल्यू हम लोग 2/3 लेकर चलते हैं, जो ऑलमोस्ट 0.6 होता है। ठीक है, फॉर सर्कुलर सेक्शन के लिए, सर्कुलर सेक्शन के लिए। ठीक है, और ये C को हम लोग साइन स्क्वायर थीटा के बराबर लिखते हैं, C को हम लोग साइन स्क्वायर थीटा के बराबर लिखते हैं। तो याद रखिएगा, नोट में मैं 2 नोट आपको लिखवा दूंगा। तो FW निकल के आया। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकाल लेना है मोमेंट। ठीक है, तो मोमेंट बराबर क्या हो जाएगा देख लीजिए। तो फिर से ये कैसे मूव करेगा, जब यहाँ पे लगेगा तो फिर से ये मोमेंट इसमें इस तरीके से जनरेट होगा, और ये आपका मोमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो मोमेंट बराबर ये क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट का क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू, कहने का मतलब M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, फोर्स। तो फोर्स आपका FW इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फिर से सेंटर पे, तो ये डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, H/2। ये बाबू हो जाएगा H/2, और फिर से हम लोग यहाँ पे डाल देंगे इसको क्या, H/2 के फॉर्म में। तो अब आपके पास निकल के आ गया सिग्मा B का वैल्यू, तो सिग्मा B M/ZYY हो गया, और M का वैल्यू आपका निकल के आया है FW इंटू H/2 बाई ZYY का वैल्यू। तो ZYY का वैल्यू आपका निकल के आया है π/32 D के पावर 4 माइनस D के पावर 4 बाई कितना D, और ये सिग्मा B के बराबर हो गया। तो यहाँ से आप लोग ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब सिर्फ आपको ये वैल्यू निकाल लेना है, और यहाँ से वो वैल्यू निकाल लेना है, डायरेक्ट स्ट्रेस वाला वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं सिग्मा मैक्स का वैल्यू। तो सिग्मा मैक्स बराबर हो जाएगा सिग्मा D प्लस सिग्मा B, और सिग्मा मीन का जो वैल्यू निकल के आएगा हो जाएगा सिग्मा D माइनस सिग्मा B। सिग्मा D ऑलरेडी आपको पता है क्या, P/A। ठीक है, सिग्मा B यहाँ पे ये निकला हुआ है। ठीक है, या सिग्मा मीन निकालने के लिए बोलेगा तो यहाँ पे भी हम लोग निकाल सकते हैं, और इस बेसिस पर हम लोग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम भी प्लॉट कर सकते हैं। तो ये आपका इस तरीके से हो गया जो हमने कंसीडर किया, या सिग्मा B। अगर इसी में बोल देता कि हॉलो नहीं होता, तो हॉलो नहीं होता तो कोई एक डायमेंशन को हम कंसीडर करके चलते, 2 डायमेंशन को कंसीडर करके नहीं चलते। हॉलो वाला से इजी हो जाता है सॉलिड वाला, कारण कि यहाँ पे 2 डायमेंशंस को मुझे कंसीडर करना होता है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट वाली बातें आएंगी जो न्यूमेरिकल्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो हम लोग जब न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करेंगे तो वो चीज़ें आएंगी। तो 2-3 पॉइंट है नोट में, मैं यहाँ पे आपके सामने लिख देता हूँ। ठीक है, तो वहाँ से आप न्यूमेरिकल्स बनाना शुरू करेंगे, जिसमें अब ये आपका फर्स्ट यूनिट है
थ्योरेटिकली ख़त्म हो गया है। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, 4-5 न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब बाकी आप लोग बनाइएगा, ठीक है। मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा और इसके बाद ये फर्स्ट यूनिट आपका फिनिश्ड हो जाएगा। तो अभी हम लोग जो नेक्स्ट बात करेंगे, मैंने आपको बोला था कि कुछ नोट आपको जो इम्पोर्टेंट होगा न्यूमेरिकल पर्पस से, ठीक है। तो न्यूमेरिकल पर्पस से मैंने आपके सामने कुछ नोट लिखा है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि जस्ट इसको मैंने रिपीट किया है कि अगर आपको निकालना है टोटल फोर्स निकालना है या थ्रस्ट निकालना है, तो मैंने बोला कि C हो जाता है और इनटू ये क्या हो जाता है, प्रेशर फोर्स हो जाता है, प्रेशर हो जाता है और ये प्रोजेक्टेड एरिया हो जाता है, प्रोजेक्टेड एरिया होता है। तो इसी से रिलेटेड आपका कुछ नोट है, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, विंड फोर्स और विंड थ्रस्ट। विंड फोर्स थ्रस्ट कहने का मतलब ये आपका क्या होता है, फोर्स ही होता है ऑन ए फ्लैट सरफेस। कोई फ्लैट सरफेस है, इंक्लाइन टू डायरेक्शन ऑफ विंड, और सर्कुलर सेक्शन या सर्कुलर सरफेस कहने का मतलब आपका बाबू ये है कि कोई भी अगर आपका फ्लैट सरफेस है और वो जो है इंक्लाइंड है, ठीक है, हम कंसीडर करके चल रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में हम एयर जो है, एयर के डायरेक्शन में उसको कंसीडर कर रहे हैं कि वो इंक्लाइंड है, ठीक है। लेकिन आपका वो क्या है, फ्लैट सरफेस है लेकिन वो इंक्लाइंड है ना। इंक्लाइंड करने का मतलब कि उसमें इंक्लाइनेशन होगा, थीटा का कुछ वैल्यू होगा, ठीक है, जो आपको मे भी हो सकता है कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में एग्जिस्ट करे, कहीं भी हो सकता है। या अगर वो सेक्शन जो है, वो सेक्शन अगर आपका सर्कुलर सेक्शन है, ठीक है, तो उसके लिए C का कुछ वैल्यू होगा, ये C का कुछ वैल्यू होगा। वहाँ पे हम लोग जो एयर रेसिस्टेंस होगा, एयर रेसिस्टेंस को जस्ट मैंने अभी क्लियर किया है। एयर रेसिस्टेंस क्या होता है, एयर रेसिस्टेंस आपका वो होता है कि अगर कोई भी बॉडी एयर में मूव कर रहा है, तो एयर में मूव कर रहा है तो एयर में मूवमेंट को वो क्या करेगा, रेसिस्ट करेगा। तो अगर कोई भी बॉडी अगर मॉडरेट स्पीड से या मीडियम स्पीड से अगर आपका वो मूव कर रहा है, तो वहाँ पे हम मान के चलेंगे कि वो जो रेसिस्टेंस है एयर के कारण उस पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर, वो रेसिस्टेंस को हम नेग्लिजिबल मान के चलेंगे। लेकिन अगर वही काफ़ी हाईली मूविंग बॉडी है, काफ़ी फास्ट तरीके से वो मूव कर रहा है, काफ़ी हाई स्पीड से अगर वो मूव कर रहा है, तो वहाँ पे हम कंसीडर करके चलेंगे कि जो एयर का इफेक्ट है रेसिस्टेंस का उस पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर, वो हम कंसीडर करेंगे। जैसे मैंने जस्ट इसके प्रीवियस में आपको बताया है, जैसे अगर आपको कोई काफ़ी हाई स्पीड से एरोप्लेन मूव कर रहा है, तो एयर के कारण जो रेसिस्टेंस होगा उस पर्टिकुलर बॉडी पे, वो हम कंसीडर करके चलेंगे। लेकिन कोई मॉडरेट स्पीड से या मीडियम स्पीड से कोई बॉडी मूव कर रहा है, जैसे मेरा बॉडी या आपका बॉडी या कोई भी व्हीकल, ठीक है, जो मतलब नॉर्मल स्पीड से अगर आपका मूव कर रहा है, तो वहाँ पे हम मान के चलेंगे कि वो जो एयर रेसिस्टेंस है C का वैल्यू, वहाँ पे हम उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, वहाँ पे कंसीडर करके नहीं चलेंगे, है ना। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखवाया है कि विंड फोर्स और विंड थ्रस्ट ऑन ए फ्लैट सरफेस इंक्लाइन टू डायरेक्शन ऑफ विंड, ठीक है, अगर कोई भी एकदम क्लियर किया है। और सर्कुलर सरफेस, तो सर्कुलर सरफेस और ये इंक्लाइंड सरफेस के लिए होगा, तो जो टोटल थ्रस्ट या फोर्स का वैल्यू हो जाएगा C इंटू PW इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। तो C आपका क्या है, C आपका विंड रेसिस्टेंस है, जो कंसीडर करेंगे हम लोग। क्वेश्चन में हो सकता है कि ये विंड रेसिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ हो, ठीक है, या हो सकता है कि नहीं आपको दिया हुआ, कैलकुलेट करने के लिए मिले, या हो सकता है कि आपका सर्कुलर सेक्शन दे दिया हो और सर्कुलर सेक्शन में वो पर्टिकुलर C का वैल्यू नहीं दिया हो। तो पर्टिकुलर C का वैल्यू मैंने आपको बोला कि सर्कुलर सेक्शन के लिए 2/3 होता है और डेसिमल में 0.67 होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है बाबू कि अगर वहाँ पे वैल्यू दे दिया, नहीं दिया है तो वो क्वेश्चन गलत हुआ। सर्कुलर सेक्शंस के लिए आप याद रखेंगे, बाकी इसके अलावा कुछ और भी सेक्शंस आपको दिया हुआ रहेगा, तो वहाँ पे वो वैल्यू दिया हुआ रहेगा, है ना। तो वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो हम लोग उसके हिसाब से आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन सर्कुलर सेक्शन के लिए बीइंग ए सिविल इंजीनियर आप इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए, और PWC तो आपको क्लियर है, PW आपका क्या है, विंड प्रेशर है। चलो दूसरा पॉइंट को हम कंसीडर कर लेते हैं कि इफ़ विंड प्रेशर या इफ़ विंड फोर्स और थ्रस्ट एक्ट परपेंडिकुलर टू क्या, फ्लैट सरफेस। कहने का मतलब आपका हुआ कि विंड फोर्स जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये विंड फोर्स जो है, विंड फोर्स को अगर हम मान के चलें कि इस सरफेस के ऊपर क्या लग रहा है, ये परपेंडिकुलर लग रहा है, उसमें क्या था कि विंड फोर्स जो होगा इस सरफेस के, ये जो सरफेस है इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं लगेगा, कुछ इस तरीके से लगेगा, इंक्लाइंड होगा। तो इंक्लाइंड होगा तो इसका हम लोग कंपोनेंट तोड़ लेंगे, ठीक है, एक इधर जाएगा, एक इधर कंपोनेंट जाएगा और एक इधर कंपोनेंट, एक ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट। तो इसको हम लोग कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। लेकिन अब दूसरा केस बोलता है कि अगर ये विंड थ्रस्ट जो है इसके सेंटर पे या इस सरफेस के ऊपर अगर आपका 90 डिग्री पे लग रहा है, तो 90 डिग्री पे लग रहा है, तो कहने का मतलब आपका ये हो गया
कि थीटा का जो वैल्यू होगा वो 90 डिग्री होगा। तो ये क्या हो जाएगा, सी को हम लोग अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि सी को हम लोग साइन स्क्वायर थीटा के बराबर लिखते हैं। ठीक है, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको नहीं जानना है, सिर्फ आप जान दीजिए कि सी बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो सी बराबर साइन स्क्वायर थीटा होगा, तो थीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ पे कितना रखेंगे, 90 डिग्री रखेंगे। तो 90 डिग्री रख लेंगे तो साइन 90 डिग्री आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सी की जगह आप यहाँ पे पुट करिएगा तो सी इंटू पी डब्ल्यू इंटू कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, प्रोजेक्टेड एरिया हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, पी डब्ल्यू इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। तो इसलिए मैंने जो पिछला वाला डेरिवेशन है, पिछले वाले डेरिवेशंस में आपको ये डायरेक्ट मैंने लिखा था पी डब्ल्यू इंटू क्या, प्रोजेक्टेड एरिया। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर है। याद रखना है कि अगर इंक्लाइंड सरफेस या सर्कुलर सरफेस होगा तो उसमें सी का वैल्यू होगा। ठीक है, और इंक्लाइंड सरफेस नहीं होगा, मतलब इंक्लाइंड फोर्स जो होगा जस्ट 90 डिग्री पे लगेगा फ्लैट सरफेस के ऊपर, तब वहाँ पे सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और वो जो वैल्यू जनरली होगा वो 0 से 90 डिग्री के बीच में ही होगा। 0 डिग्री होगा तो मिनिमम हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट जो मेरा तीसरा पॉइंट है, ये कहता है कि कोफिशिएंट ऑफ विंड रेसिस्टेंस सी डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द सरफेस ऑन विच विंड फोर्स एक्ट। कहने का मतलब आपका हुआ कि जाहिर सी बात है कि ये दोनों चीज़ें से आपके क्लियर हो गया है कि जैसा सरफेस होगा, जैसा सेक्शन होगा, यहाँ पे लिखा हुआ क्या, शेप जैसा होगा, शेप जैसा होगा, जो सेक्शन है उस सेक्शन का शेप जैसा होगा, उस शेप के ऊपर जो है आपका सी का वैल्यू डिपेंड करेगा। यहाँ पे देखिए मैंने आपको बोला कि अगर इंक्लाइंड सरफेस होगा, ठीक है, या अगर आपका सर्कुलर सेक्शन होगा तो उसके लिए वैल्यू कुछ होगा। ठीक है, या अगर आपका फ्लैट सरफेस होगा, अगर फ्लैट सरफेस पे फोर्स जो है वो सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। लेकिन फ्लैट सरफेस है, ठीक है, फ्लैट सरफेस है, लेकिन वो फोर्स जो है एक समथिंग पर्टिकुलर एंगल के ऊपर लग रहा है, तब वहाँ पे सी का वैल्यू कुछ मेरा होगा, है ना। तो उसको हम लोग रिजॉल्व करके देखेंगे। तो ये चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है और याद रखना है इसको, ठीक है, जो आपके न्यूमेरिकल के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो ये जो आपका पहला नंबर यूनिट है, ये पहला नंबर यूनिट आपका जो थियोरी पोर्शन है, थियोरी पोर्शन आपका कंप्लीट फिनिश हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और इसके बाद जो नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाऊँगा कॉलम और स्ट्रट पढ़ाऊँगा, जो आपका टॉस का लास्ट यूनिट है। उसके बाद हम इधर आ जाएंगे, आपका स्लोप और डिफ्लेक्शन ऑफ बीम पे आ जाएंगे। तो एक एक करके काफ़ी आराम से, काफ़ी अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। थैंक यू।